हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपका जो कोर्स था वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अकाउंट्स का सिलेबस खुद से कर पाना बहुत ही कठिन होता है। आपके कोर्स में जो 5 सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें से 4 सब्जेक्ट तो थ्योरी है, वो आप स्वयं से कर भी पाते हो। लेकिन जो एक सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसे खुद से कर पाना कठिन है। खासकर उसकी यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है। क्योंकि ये तीनों यूनिट्स न्यूमेरिकल यूनिट्स हैं। हमने नवंबर तक की अपनी क्लासेस की थी। नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं कॉलेज आया था और तब तक हमने क्लासेस की और उसमें हमने यूनिट 1 अपनी कंप्लीट कर ली थी। पर यूनिट 1 एक थ्योरी यूनिट थी। यूनिट 1 जो थी हमारी, वो एक थ्योरी यूनिट थी। समस्या तो सर यूनिट 2, 3 और 4 है। असली समस्या सर यूनिट 2, 3 और 4 है। उससे न्यूमेरिकल आ सकता है। 1 तो चलो थ्योरी है, थ्योरी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। पर 2, 3, 4 में माजरा है। तो आखिर सर ऐसा क्या किया जाए कि हमारा एग्जाम अच्छे से हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमारा चल रहा है इस समय पीएचडी का कोर्स वर्क। हमारा इस समय चल रहा है पीएचडी का कोर्स वर्क। इस वजह से हम आपके कॉलेज में इस समय पढ़ाने को नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले माफ़ी चाहेंगे कि 2 महीने से 2 ढाई महीने से हम आपकी कोई क्लास नहीं ले पा रहे। अब बात आती है कोर्स की सर, क्योंकि महीने 1.5 महीने में हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे और अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ एक यूनिट कंप्लीट कर पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट कंप्लीट हुई है। तो आखिर हम कैसे एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, कैसे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, और चैप्टर्स जो हमें कवर करने हैं आखिर कैसे किए जाएंगे। तो यूनिट 1 आपने कंप्लीट कर ली है। यूनिट 2 जो है हमारी, वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो आप सभी बच्चों ने क्लास 12th में पढ़ी होगी। आप सभी बच्चों ने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना क्लास 12th में सीखा होगा। ठीक है। वही सेम अकाउंटिंग आपको यहाँ 11 बीकॉम में भी करनी है। ठीक है। सेम क्वेश्चन होंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे, डेथ ऑफ पार्टनर पे और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे। अर्थात पार्टनरशिप के इनिशियल कॉन्सेप्ट, जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उस पे क्वेश्चन। पार्टनरशिप, किसी पार्टनर के आगमन पे जो पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होते हैं उसकी जो अकाउंटिंग करते हैं। किसी पार्टनर के रिटायरमेंट या मृत्यु पे जो अकाउंटिंग करते हैं, डिसोल्यूशन पे जो अकाउंटिंग करते हैं, यानी फर्म जब बंद हो जाती है। तो ये सब अकाउंटिंग हमने करना सीखा था 12th में पार्टनरशिप की। यही सेम अकाउंटिंग हमें बीकॉम में भी करनी है। सेम क्वेश्चंस होंगे, बस एक छोटे मोटे चेंजेस, छोटे मोटे कुछ नए टॉपिक्स जुड़ जाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म जब बंद होती है तो उसकी अकाउंटिंग जिस तरह की जाती है, तो उसमें हमारे थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये वाली जो यूनिट 2 है ना, इसको बाद में करते हैं। ठीक है। ये वाली यूनिट 2 हम बाद में कवर कर लेंगे क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चीजें आपको पहले से ही आती हैं। ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, और न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है वो भी 90% क्वेश्चन आप कर लोगे। वो जो 10% मैंने बताया कि 2-4 नए कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसी के क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है। तो यूनिट 2 हम लोग ऐसा करेंगे, बाद में कर लेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। मेरा टारगेट ये है कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 4 यूनिट्स आपके कंप्लीट करवा दूं आपके एग्जाम से पहले। ठीक है। ताकि आप एग्जाम में अकाउंट्स का पेपर अच्छे से कर सको। ठीक है। बाकी 4 पेपर आपके थ्योरी पेपर है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है। मैं खुद बता दूंगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा और एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करिएगा। ठीक है, अप्रैल से आपकी क्लासेस, जब आप लोग अगला सेमेस्टर आएंगे तो अप्रैल से क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी कॉलेज में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें इस सेमेस्टर पे फोकस करना है। ठीक है, जो 4 थ्योरी सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, वो करिएगा। और अकाउंट्स का पेपर, जो 3 यूनिट्स हमारी बची हैं उसके चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो इन ये जो 3 यूनिट मेरी बची हैं इसके चैप्टर्स मैं आपको कवर करवाने का प्रयास करूंगा इन ऑनलाइन लेक्चर्स से। ठीक है, इसको मैं आपको कवर करवाऊंगा आपके ऑनलाइन लेक्चर से, और मैं कोशिश करूंगा रोज एक वीडियो डाल सकूं। हालांकि मेरा स्केड्यूल इस समय बहुत टाइट है, लेकिन मैं रोज एक वीडियो डालने का प्रयास करूंगा ताकि आपका कोर्स जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपना इंश्योरेंस क्लेम नाम का। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम्स। तो बच्चों ये बताओ, इंश्योरेंस वर्ड से तुम मतलब क्या समझते हो? इंश्योरेंस वर्ड से तुम मतलब क्या समझते हो? सर, अगर मुझे भविष्य में लग रहा है मुझे कोई हानि हो सकती है, ठीक है, अगर भविष्य में मुझे लग रहा है कि मुझे कोई हानि हो सकती है, उस हानि से बचने के लिए मैं किसी और कंपनी से ये कहता हूं, उस हानि से बचने के लिए मैं किसी और कंपनी से ये कहता हूं कि मुझे अगर भविष्य में हानि हुई, ये जो हानि मुझे लग रहा है कि मुझे हो सकती है, अगर ये हानि मुझे भविष्य में होती है तो इस हानि से तुम मेरी सुरक्षा करना। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अगर भविष्य में मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज की हानि हो सकती है, उस हानि से बचने के लिए मैं कंपनी से कह रहा हूं कि इस हानि से तुम मेरी सुरक्षा करना। इसी को कहते हैं क्या? इंश्योरेंस। इसी को मैं क्या कहता हूं? इंश्योरेंस। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले लॉस से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाँ सर, इंश्योरेंस क्लेम समझ में तो आ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने LIC सुना होगा। एक व्यक्ति क्या है, इसका नाम है महेश, इसने LIC ली। अब अगर इसके मृत्यु हो जाती है, यानी इसके जीवन की हानि होती है, मैंने कहा ना कि फ्यूचर में होने वाले लॉस या हानि से सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसके तो जीवन की हानि हो गई। अब इसने अपने जीवन के लिए LIC ले रखी थी, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए क्या ले रखी थी? LIC ले रखी थी। इसकी मृत्यु हो गई, इसके घर वालों को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा कंपनी से। LIC कंपनी से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पर बिजनेस में हम जिंदगी की इंश्योरेंस तो करवाते नहीं। बिजनेस में हम किसकी इंश्योरेंस करवाते हैं? अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाते हैं। किसकी करवाते हैं? अपने गुड्स की, स्टॉक की इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक की इंश्योरेंस करवाते हैं। तो सर मुझे ये बताओ जरा कि स्टॉक की इंश्योरेंस करवाते हैं हम, तो स्टॉक की हानि किस प्रकार हो सकती है? अरे भैया ये बताओ, बिजनेस में आग लगती है कि नहीं? आग लगती है, हाँ सर, लग जाती है कभी कभार। ठीक है, तो जब बिजनेस में आग लगती है मेरे, तो आग लगने से हानि होती है, लॉस होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है सर। बिजनेस में आग लगेगी तो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, लॉस नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। सही बात है। ठीक है, तो जब बिजनेस में आग लगती है तो गुड्स की हानि होती है, स्टॉक जल जाता है हमारा, तो गुड्स की हानि होती है, तो लॉस ऑफ स्टॉक होता है मेरा। क्या होता है? लॉस ऑफ स्टॉक होता है, गुड्स की हानि होती है, स्टॉक की हानि। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ बिल्कुल सही। तो सर केवल आग लगने से तो हमारा नुकसान हो नहीं सकता, और भी कारण हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। कोई एम्प्लॉय आपका गुड्स उठा के भाग के ले गया, ठीक है, यानी चोरी हुई, चोरी होने से भी नुकसान हो सकता है आपका।
तो इन सभी नुकसानों से आपको बताता है इंश्योरेंस क्लेम। अगर आपने किसी अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, अपने गुड्स का अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस इंश्योरेंस तो वो इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस क्लेम के जरिए आपको इन नुकसानों से बचाने का प्रयत्न करेगी। ठीक है। और ये जो नुकसान होता है प्राइमरली दो तरीके का होता है। एक तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यानी लाभ की हानि। क्लियर है? स्टॉक की हानि और लाभ की हानि। क्या ये बात क्लियर है आपको? हाँ सर, ये बात क्लियर है। तो सर मुझे ये बताओ कि ये अगर इंश्योरेंस कंपनी है मेरी, मान लो ये मेरी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है। हाँ चलो मान लिया। अब इस इंश्योरेंस कंपनी को अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसका इंश्योरेंस प्रीमियम लेना, अगर मुझे इसका क्या करना है, मुझे इससे इंश्योरेंस करवाना है अपने गुड्स का। अगर मुझे इससे अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपको इसको एक छोटा छोटा अमाउंट हर साल पे करते रहना पड़ेगा। हर साल आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट कुछ पे करता रहना पड़ेगा। और उसको अमाउंट को मैं क्या कहता हूं? उस अमाउंट को मैं कहता हूं प्रीमियम। ठीक है, उस अमाउंट को मैं क्या कहता हूं? प्रीमियम। वो जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप पे करोगे ना इसको, उसको मैं क्या कहता हूं? प्रीमियम। हर साल आपको पे करना पड़ेगा वो अमाउंट, और उसको क्या कहा जाता है? प्रीमियम कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर है? तो एनुअल अमाउंट जो आप इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो, ठीक है, पॉलिसी लेने के बदले, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। और वो अमाउंट एक सर्टेन पीरियड तक, एक सर्टेन समय तक आपको पे करना होता है, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देती है। ठीक है, सही बात है सर, समझ में तो आ रही है ये बात। हाँ, अब जरा सर थोड़ा ये लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट को थोड़ा अच्छे से समझा दो, क्योंकि क्लियर नहीं हो रही ये बात। देखो, इंश्योरेंस क्लेम वाले इस चैप्टर में हम प्राइमरली यही दो चीजें पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ स्टॉक मेरा अगर होता है तो मैं उसकी हिसाब किताब को कैसे मेंटेन करता हूं, और अगर मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है तो मैं उसके हिसाब किताब को कैसे मेंटेन करता हूं। ठीक है, तो देखो, जब गुड्स, मान लो मेरे स्टॉक में 2 लाख यूनिट्स, मेरे स्टॉक में 2 लाख यूनिट्स पड़े हुए थे, मेरे स्टॉक में 2 लाख यूनिट्स पड़े हुए थे। अब मेरे स्टॉक में लग गई आग। अरे बाप रे सर, मेरे स्टॉक में क्या हो गई? आग लग गई, और आग लगने से 1 लाख यूनिट्स जल के राख हो गई। 1 लाख यूनिट्स मेरी जल के राख हो गई। ठीक है, मैं इसको 1,80,000 कर देता हूं, चलो 1,80,000 यूनिट्स जल के राख हो गई मेरी। ठीक, 20,000 बच गई, 20,000 यूनिट्स बच गई। क्लियर है? तो जब भी कभी आग लगती है, और अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा है उन गुड्स का, तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? एक असेसर को भेजती है, हमारी बिजनेस की जगह पे एक असेसर को भेजती है। वो असेसर क्या करता है? ये जो गुड्स हैं, ये जो गुड्स हैं, इनकी जांच करता है। ये असेसर जो व्यक्ति है, ये जांच करता होता है एक तरीके का। और ये जांच करता है किसका? इन गुड्स का, इन माल का जांच करता है कि आखिर आग लगी है कि लगाई गई है, यानी वाकई नेचुरल कारण से आग लगी है कि जानबूझ के क्लेम ऐंठने के चक्कर में बिजनेसमैन ने खुद से आग लगा दी है। ठीक है, और चलो अगर आग लगी है, नेचुरल कारण से लगी है, तो उस आग से आखिर एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है बिजनेसमैन का, क्योंकि एक्चुअल नुकसान पता करेगा तभी तो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी कि कितना क्लेम देना है। ठीक है, तो ऐसे सर क्या बात ध्यान रखता है? दो चीजों का ध्यान रखता है। एक तो आग नेचुरल कारण से लगी है, जानबूझ के लगाई है बिजनेसमैन ने, और दूसरा क्या करता है? इस चीज की जांच करता है कि कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है, कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है। और इस चीज की जांच करने के बाद असेसर इस एक रिपोर्ट भेजता है किसके पास? इंश्योरेंस कंपनी के पास, इस बारे में
कि नुकसान वाकई हुआ है और कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, इस चीज़ की रिपोर्ट उसको भेजता है इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है। हाँ सर। अब बात की जाए लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट की, तो 1,80,000 यूनिट्स जैसे यहाँ पे मैंने बताया जल के राख हो गई थी आपकी, तो इन 1,80,000 यूनिट्स के जलने की वजह से आपको आपके प्रॉफिट का भी नुकसान होगा। ठीक है। ये 1,80,000 यूनिट्स के स्टॉक का नुकसान तो हुआ ही है आपको, इसका नुकसान तो आपको उठाना ही पड़ा है, परंतु इसके साथ साथ ये 1,80,000 यूनिट्स आपकी जल के राख हो गई, तो आप इसको आप बेच नहीं पाओगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, तो प्रॉफिट का भी नुकसान होता है। ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम दोनों तरीके के जो हमारे लॉस हो रहे हैं उसका हिसाब किताब करना सीखेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक भी जो मुझे हो रहा है उसका भी हिसाब किताब सीखेंगे, और लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी हम हिसाब किताब यहाँ सीखेंगे। क्या ये चीज क्लियर है आपको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो सर आखिर ये हिसाब किताब कैसे किया जाता है? देखो, सबसे पहले मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा लॉस ऑफ स्टॉक की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, यानी स्टॉक की हानि की अकाउंटिंग किस प्रकार की जाती है, स्टॉक की हानि का हिसाब किताब आखिर कैसे रखा जाता है। प्रॉफिट वाला बाद में पढ़ेंगे। ठीक। तो अगर आपको ये निकालना है कि आखिर आपका नुकसान कितना हुआ है, आपके स्टॉक का नुकसान कितना हुआ है, ये आपको निकालना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाएगा। मान लो 1 अप्रैल 2021 को हमारा एक साल शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2022 को मेरा एक साल खत्म हो रहा है, और साल के बीचों बीच 1 जनवरी 2022 को आग लग जाती है। ठीक है। 1 जनवरी 2022 को आग लग जाती है। 1 अप्रैल 2021 को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 40,000 रुपए का। ठीक है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था कितना? 40,000 रुपए का। और 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी के बीच मैंने 60,000 रुपए का और सामान खरीद लिया। ठीक है। 60,000 रुपए का मैंने और सामान खरीद लिया है, यानी ये मेरी परचेजेस हैं। ठीक है। तो अगर आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना होता है ना, तो सबसे पहले तो आप ओपनिंग स्टॉक लोगे, जिस साल आग लग रही है ना उस साल का ओपनिंग स्टॉक लोगे, उसमें आप जोड़ोगे क्या? जो आपने परचेजेस की है अप टू द डेट ऑफ फायर, यानी जो आपने परचेजेस किया है अप टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है। यानी आग लगने वाले दिन तक जितने रुपए का सामान आपने खरीदा है, ठीक है, आग लगने वाले दिन तक आपने जितने रुपए का सामान खरीदा है वो आप इसमें जोड़ दोगे 60,000 रुपए। ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये चीज? जिस साल आग लगी है उस साल का ओपनिंग स्टॉक लोगे, कितने रुपए का है? 40,000 रुपए का। और जिस दिन आग लग रही है 1 अप्रैल से लेकर उस दिन तक आखिर आपने कितनी परचेजेस की हैं, कितने रुपए का माल खरीदा है, वो जोड़ दिया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर जब तक आपकी आग लगी है यानी 1 मार्च तक जितने रुपए के गुड्स आपने सोल्ड किए उनकी कॉस्ट लेनी है। ठीक है। सेल वैल्यू नहीं लेनी है, उनकी कॉस्ट लेनी है। मान लो आपने सेल किए हैं कितने? 80,000 रुपए के गुड्स आपने क्या किए हैं? 80,000 रुपए के गुड्स सोल्ड किए हैं, पर उन 80,000 रुपए के गुड्स की कॉस्ट है 70,000 रुपए। 10,000 क्या है? प्रॉफिट है। 10,000 आखिर क्या है? प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है ना? 70,000 की चीज आपने 80,000 में बेची है। ठीक है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 के बीच आपने 80,000 रुपए का सामान बेचा है। ठीक है। वो आपकी सेल वैल्यू है, पर वो 80,000 रुपए का जो सामान बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 70,000 रुपए। आपको ये कॉस्ट लेनी है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बेचे हैं उनकी लागत कितनी है, जो गुड्स बेचे हैं आपने उनकी लागत कितनी है वो हमें लेनी है। ठीक है। वो कितनी है? 70,000 रुपए। तो वो आपको क्या करनी होगी? इसमें से घटा देनी होगी। ठीक है। ये आपको इसमें से घटा देनी होगी। क्लियर है? या आप इसमें से माइनस कर दो।
क्लियर है? और इसमें जोड़ दोगे क्या, और इसके बाद ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप इसमें से माइनस कर दोगे, और इसमें जोड़ दोगे आप सैल्वेज स्टॉक। सैल्वेज स्टॉक क्या होता है? आपकी जिस दिन आग लगी, जिस दिन आग लगी, आग लगने के बाद सारा का सारा स्टॉक जला नहीं, ठीक है? ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है कि जब आग लगती है तो सारा का सारा स्टॉक आपका जलता नहीं है, ठीक है? कुछ स्टॉक बच जाता है। तो जिस दिन आग लगी 1 जनवरी को, उस दिन सारा का सारा स्टॉक नहीं जला, बल्कि 5,000 का जो स्टॉक है, 5,000 रुपए तक का जो स्टॉक है वो मेरा बच गया। ये मेरा स्टॉक क्या है? बच गया है, ये नहीं जला, ठीक है? तो ये 5,000 का जो स्टॉक बच गया, इसको मैं कहता हूं सैल्वेज स्टॉक, ये इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इनको प्लस माइनस करो आपस में, तो ये 25,000 रुपए जो आएगा ना, ये मेरा लॉस ऑफ स्टॉक है। ये क्या है? मेरा लॉस ऑफ स्टॉक है। क्लियर है? ये मेरा लॉस ऑफ स्टॉक होगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला हमने बना लिया। क्या बनाया? 40,000 रुपए ये क्या था? ओपनिंग स्टॉक, प्लस परचेजेस अप टू द डेट ऑफ फायर, पूरे साल की नहीं, केवल फायर जिस दिन लगी है, आग जिस दिन लगी उस दिन तक का। इसमें से आप माइनस करोगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्लस सैल्वेज स्टॉक। ठीक है? सैल्वेज स्टॉक फिर से एक बार बताते हैं, सैल्वेज स्टॉक का मतलब क्या हुआ? सैल्वेज स्टॉक का मतलब है जो स्टॉक मेरा आग लगने के बाद भी बच गया, जो स्टॉक मेरा आग लगने के बाद भी बच गया, उसको मैं कहता हूं सैल्वेज स्टॉक। क्लियर है ये बात कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया है। क्लियर है? चलो, अब सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का तो मैंने आपको मतलब बता दिया है कि सेल में से आप अपना प्रॉफिट माइनस कर दो, सेल में से आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। ठीक है? आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको जैसे दे दूं कि अगर मान लो आपको सेल्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 50,000 रुपए, ठीक है? और आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है वो क्या, कि 25% है ऑन सेल्स, ठीक? 25% ऑन सेल्स है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। 50,000 का क्या कर दो? 25/100, विच इज इक्वल टू कितना? 12,500 रुपए। और अगर 12,500 रुपए प्रॉफिट है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? सेल्स जो कि है 50,000, इसमें से माइनस कर दो 12,500, विच इज इक्वल टू 37,500। ठीक है? हाँ सर। पर देखो, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये कई बार ऐसे नहीं देता है कि सेल्स के ऊपर, ये कई बार ऐसा कह देता है कि कॉस्ट के ऊपर है। ठीक है? मतलब कि सेल्स की वैल्यू जैसे 50,000 है, बराबर है सर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% सेल्स का नहीं, बल्कि कह रहा है क्या? कॉस्ट का, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 25% है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 25% है ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स का कितना होगा सर फिर? तो ऐसे केस में जरा देखो, आप ऐसा कर लो, लेट कर लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या? 100, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप 100 लेट कर लो। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100 है, तो 100 का 25% यानी 25 रुपए क्या होगा? प्रॉफिट, बराबर है? अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा 100 है, तो 100 का 25% यानी 25 रुपए मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। और 100 में 25 जोड़ दो, 125 क्या हो जाएगा? सेल्स। 100 में 25 जोड़ दो, 125 क्या हो जाएगा? सेल्स। तो ये हो गया सीओजीएस, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया मेरा सेल्स। तो क्वेश्चन में आपको सेल्स की वैल्यू दे रखी है, यानी 125 की वैल्यू दे रखी है, 125 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 50,000। ठीक है? और आपको ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू यानी 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 50,000 का 25
बटे 125 कर देंगे, ठीक है। ये जो 125 की वैल्यू दे रखी है ना, 150,000 क्या बताया, 125 की वैल्यू 50,000 दे रखी है, तो 125 को यहाँ नीचे भेज देंगे डिनोमिनेटर में, और 25 की वैल्यू निकालनी है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बेसिक गणित है, हम लोगों ने छोटी क्लासे में पढ़ रखी है। तो 10,000 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 10,000 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, निकालते हैं जरा। 50,000 माइनस 10,000, ये प्रॉफिट माइनस कर दो, कितना बचा, 40,000 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। 40,000 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। क्या ये चीज क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए सर। हाँ, अगर देखो आपको कई सालों के डेटा एक साथ दे रखे हैं, तो उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें निकालना चाहिए ना, वो 3 से 5 साल के ट्रेंड के बेस पे हमें निकालना चाहिए। 3 से 5 साल का जो ट्रेंड है ग्रॉस प्रॉफिट का, उस ट्रेंड के बेस पे हम निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इसके ऊपर, उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, तो उसमें हमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को इग्नोर करना है। एबनॉर्मल लॉसेस को इग्नोर करना है। एबनॉर्मल लॉस कौन से लॉस होते हैं, जो अचानक से अकर कर जाते हैं बिजनेस में। और एबनॉर्मल गेन्स कौन से गेन्स होते हैं, जो बिजनेस में अचानक से अकर कर जाते हैं, ठीक है, रेगुलरली नहीं अकर करते हैं। तो इनको इग्नोर करते हुए चलना है। चलिए सर, अब बस इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद हम लोग अगली वीडियो से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके शुरू कर देंगे लॉस ऑफ स्टॉक के। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, और वो क्या है, एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट। एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो, बिजनेस में हमारा जो स्टॉक रहता है ना, बिजनेस में हमारे पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है ना, सारे के सारे स्टॉक का जरूरी नहीं है कि हम इंश्योरेंस करवाएं। सारे के सारे स्टॉक का जरूरी नहीं है कि हम इंश्योरेंस करवाएं। कभी कभी हम क्या करते हैं, केवल पार्शियल स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, केवल और केवल पार्शियल स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे कि मेरे गोडाउन में रखे हुए हैं 2 लाख रुपए की गुड्स, तो जरूरी नहीं है कि मैं इन 2 लाख के गुड्स का ही सबका इंश्योरेंस करवाऊं। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मैंने क्या करवाया हो, केवल 1.5 लाख रुपए के गुड्स का ही इंश्योरेंस करवाया हो। केवल 1.5 लाख रुपए के गुड्स का ही मैंने इंश्योरेंस करवाया हो, ऐसा संभव है, ठीक है। तो जब मैंने सारे के सारे गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया है, जब मैंने सारे के सारे गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया है, वहां पे एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब मैंने जितने गुड्स गोडाउन में पड़े हैं सबका इंश्योरेंस नहीं करवाया है, केवल पार्शियली कुछ ही गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है, तो तब हमारा एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इस क्लॉज का कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि जब आग लगेगी और आग लगने की वजह से आपको नुकसान होगा, नुकसान मान लो कितने का हो रहा है, नुकसान मान लो हो रहा है 1 लाख रुपए का। नुकसान कितने का हो रहा है, 1 लाख रुपए का। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कैसे कैलकुलेट करेगी, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कैलकुलेट करेगी लॉस जो कि है 1 लाख रुपए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.5 लाख रुपए जितने की आपने इंश्योरेंस ली थी, जितने गुड्स का इंश्योरेंस आपने करवाया था, डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपए जो आपके टोटल गुड्स हैं गोडाउन में। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25,000, यानी 75,000 रुपए का ही आपको क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी से आपको पूरे 1 लाख रुपए का क्लेम नहीं मिलेगा, बल्कि केवल और केवल कितना मिलेगा, 25,000 रुपए का, 75,000 रुपए का ही क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। 25,000 रुपए का कम क्लेम क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस सारे गुड्स का नहीं करवाया था, केवल कुछ ही गुड्स का करवाया था। और ये जो कहानी आती है, ये किस कॉन्सेप्ट के तहत आती है, ये आती है एवरेज क्लॉज कॉन्सेप्ट के तहत। कौन सा कॉन्सेप्ट, एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट। क्या ये बात क्लियर है आपको कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल ये बात क्लियर है। चलो बढ़िया है। अगर मैंने इंश्योरेंस एक से अधिक कंपनी से ले रखा है, अगर मैंने इंश्योरेंस एक से अधिक कंपनी से ले रखा है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा सर, अगर आपने इंश्योरेंस एक से अधिक कंपनी से ले रखा है, यानी मान लो 90,000 रुपए के गुड्स, 90,000 रुपए के गुड्स आपने इंश्योरेंस कंपनी ए से इंश्योर करवा रखे हैं, और 60,000 रुपए के गुड्स आपने इंश्योरेंस कंपनी बी से इंश्योर करवा के रखे हैं, ठीक है। तो फिर आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो। आप क्या करो, फिर इन दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है। रेशियो कितना हुआ, 3:2। ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 3:2।
आपका नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान हो रहा है मान लो 45,000 रुपए का। कितना हो रहा है? 45,000 रुपए का। तो कंपनी ए कितना लॉस बियर करेगी ये निकाल लो 3/5 करके, ठीक है। और इन कंपनी बी कितना लॉस बियर करेगी ये निकाल लो 2/5 करके, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 27,000। तो कंपनी ए कितना लॉस बियर करेगी? 27,000 रुपए का। और कंपनी बी कितना लॉस बियर करेगी? 18,000 रुपए का। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है? क्या ये बातें आपको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो चलो बढ़िया है फिर, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेप्ट यही थे लॉस ऑफ स्टॉक में, हमें इनिशियली कॉन्सेप्ट यही पढ़ने थे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। 2 वीडियोस अप्रॉक्स लेंगे, उसमें क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक के पर्याप्त, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।